हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मिसाल के ऊपर मैं आपके सामने रखूँ दो वेक्टर। एक वेक्टर का नाम है ए, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 मीटर और इसका एंगल जो है वो है 20 डिग्री। और दूसरा वेक्टर है बी, ये है 15 मीटर और इसका एंगल है 40 डिग्री। और मैं आपसे कहूँ इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। अगर ये वाले वेक्टर को ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ होगा, 10 मीटर लेके जाना है, कितने एंगल पर, 20 के एंगल पर। ये मैं 20 के एंगल पर वेक्टर ए को ड्रॉ किया मैंने अंदाज़न 10, और ये वाला एंगल कितना है 20। और इस वाले एंगल को ड्रॉ कैसे करेंगे, ये एंगल, ये वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड है इसकी 15 और जाना कहाँ है 40, 20 से थोड़ा सा नीचे। तो ये जनाब आपका, इसके मुकाबले में थोड़ा मैंने क्या बनाया, इसे बड़ा बनाया है। एंगल कितना है 40 डिग्री, नाम इसका बी है और इसकी मैग्नीट्यूड या मिक़दार जो है वो कितनी है 15। ये दो वेक्टर हो गए। ऊपर वाला 20 है, 30 के बजाय एंगल कौन सा है 20 है। अब ये दो वेक्टर ड्रॉ हो गए। जब हम कहते हैं इन दोनों को आप ऐड करें, क्या करें, ऐड करें, तो ऐड करने का मतलब ये होता है कि इन दोनों को एक ही जगह आपको लिखना है। यानी पहले एक आदमी 10 मीटर गया 20 डिग्री के एंगल पे, पहले आपको ये ड्रॉ करना है। ये मैंने 20 डिग्री का एंगल लिया, एंगल कितना लेना है 20 डिग्री। और फिर मैं यहाँ से दोबारा अब अपना सफ़र का आगाज़ करूँगा। ये वाला जो सफ़र है बी का 15 मीटर का, वो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। यानी इस तरह से है कि पहले एक आदमी अपने असल मुकाम से 20 मीटर के एंगल पर 10 मीटर गया, फिर वहाँ से वो एंगल उसने चेंज किया, कितना 40 कर लिया, और 40 करके अब वो कहाँ गया 15 मीटर दूसरी तरफ गया। तो ये देखिए, ये मैंने अब क्या बनाया 15 मीटर, और कौन सा एंगल है ये 40 डिग्री का, ये बी है। ये कितना है 15। ये बात पकड़ पाया आप मेरी। तो इस बात को कहा जाता है हेड एंड टेल रूल। क्या बोलते हैं, हाँ, हेड एंड, क्या मतलब, आपने एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल लगा दी। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ऐसा काम जिसमें एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का क्या लगा दिया जाए, टेल लगा दिया जाए, इस रूल को आप क्या कहते हैं, हेड एंड टेल रूल। अब वो आदमी जो पहले यहाँ था, पहले वो 10 मीटर गया 20 के एंगल पर, फिर वो 15 मीटर गया 40 के एंगल पर। अब बताइए वो कहाँ पहुँच गया, यानी अपने असल मुकाम से कितने फासले पर पहुँच गया। ये जो होगा, ये वाला वेक्टर फाइनल, ये कहलाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब दोनों के ऐड होने के बाद उनको आपको रिज़ल्ट देना है। अच्छा, वेक्टर के अंदर ये बात आपको जहन में रखनी है, जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इसकी मिक़दार कितनी है 10 और इसकी मिक़दार कितनी है 15। बज़ाहिर सिंपल मैथ में क्या बात आती है, 10 को और 15 को जमा कर दो तो जवाब क्या आएगा 25। सिंपल मैथ में तो ऐसा होता है। लेकिन क्या ये आदमी जो यहाँ से यहाँ पहुँचा है 10 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा है 15, उसने टोटल कितना फासला दे किया, आप बोलेंगे 25 किया। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना किया और यहाँ से यहाँ तक कितना किया, बज़ाहिर क्या लग रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ वो अपने असल मुकाम से अब कितनी दूरी पर है, तो क्या वो 25 की दूरी पर है, ये सवाल है इम्पोर्टेंट। सफ़र तो उसने 25 किया है, लेकिन क्या अपने असल मुकाम से 25 की दूरी पर है, नहीं, 25 की दूरी पे तो नहीं। अगर वो यहाँ से सीधा यूँ जाता तो क्या 25 फासला तय करता, नहीं।
अगर ये आदमी 10 यूँ जाता और 15 यूँ जाता, तो अब जो फासला होता वो फासला और ये फासला सेम होगा? नहीं। अगर वो आदमी 10 यूँ जाता और 15 यूँ जाता, तो अब जो फासला होगा वो सेम होगा? नहीं। इसका मतलब ये है कि उसका जो टोटल फासला है जो उसने तय किया है, उसका इन्हिसार एंगल पे है कि वो क्या एंगल बना रहा है। ये बात समझना इंतहाई ज़रूरी है। सारा जो फोकस है मेरा वो ये है कि जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं, वो तो सिंपल मैथमेटिक्स के तरीक़े से ऐड नहीं होता। सिंपल मैथमेटिक्स का तरीक़ा क्या है कि इसके 10 को और इसके 15 को ऐड कर लो, जवाब आ गया 25। लेकिन वेक्टर्स के अंदर क्योंकि एंगल इन्वॉल्व होते हैं, सही है, तो आप सिंपल वेक्टर को सिंपल मैथमेटिक्स से जमा नहीं कर सकते। तो उसको ऐड करने के लिए एक मखसूस मेथड होता है। उस मेथड को आप क्या कहते हैं? हेड एंड टेल रूल। उसमें क्या करते हैं आप? पहले वेक्टर को लिखते हैं और उसके हेड से दूसरे वेक्टर को लिखते हैं। अगर तीसरा वेक्टर भी है तो उसके हेड से अब तीसरा वेक्टर लिखा जाएगा, और फिर आखिरी वाले पॉइंट को पहले वाले पॉइंट से मिला देते हैं। जो जवाब आता है वो जवाब दरअसल इन दोनों के एडिशन को ज़ाहिर करता है। मेरी बात पकड़ पा रहे हैं आप लोग? दो वेक्टर्स को नॉर्मल तरीक़े से जमा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एंगल इन्वॉल्व है, पहली बात। दूसरी बात, जमा करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हेड एंड टेल रूल। पहला वेक्टर बनाते हैं, उसके हेड पर दूसरा वेक्टर बनाते हैं। जब दोनों वेक्टर बन जाते हैं, पहले वाले वेक्टर के टेल को आखिरी वाले वेक्टर के हेड से जोड़ देते हैं। जो लाइन खींचती है वो लाइन अब इन दोनों का क्या है? रिज़ल्ट है। दो बातें समझ में आ गई आपको, बल्कि तीन बात हो गई इसके अंदर। पहले वाले पॉइंट के टेल को आखिरी वाले पॉइंट के हेड से मिलाकर जो लाइन आती है उसे क्या बोलते हैं? रिज़ल्टेंट। दोबारा बोलता हूँ मैं, वेक्टर्स को सिंपल तरीके से ऐड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें एंगल इन्वॉल्व होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए स्पेशल तरीक़ा इख्तियार किया जाता है जिसे हेड एंड टेल रूल कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? पहला वेक्टर बनाते हैं, उसके हेड पर दूसरा वेक्टर बनाते हैं। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है? जब ये दोनों वेक्टर जुड़ जाते हैं तो पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की हेड से मिला देते हैं। जो फासला आता है वही दरअसल क्या कहलाता है? इन दोनों का रिजल्टेंट। सही है। और चौथी बात इसमें ये कि ये जो रिजल्टेंट आता है ना, इसका भी एक एंगल होता है। ये खुद एक वेक्टर होता है, तो उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होती है और कुछ ना कुछ क्या होता है? एंगल भी होता है। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट होता है वो खुद एक वेक्टर होता है जिसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होती है और कुछ ना कुछ एंगल होता है। चार बातें कर रहा हूँ मैं आपको। पहली बात, वेक्टर्स को सिंपल तरीक़े से ऐड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसमें एंगल इन्वॉल्व होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए स्पेशल तरीक़ा इख्तियार करते हैं जिसे हेड एंड टेल रूल कहते हैं। इस तरीक़े में पहला वेक्टर बनाते हैं और दूसरा वेक्टर उसके हेड पे बनाते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात, पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ दिया जाता है। चौथी बात, ये जो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ा है, टेल से हेड को जोड़ा है, ये खुद एक वेक्टर है। इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी? मैग्नीट्यूड होगी और कुछ ना कुछ क्या होगा? एंगल होगा। तो दो वेक्टर्स का मजमुआ एक तीसरा वेक्टर होता है। दो वेक्टर्स को जमा करते हैं तो जो जवाब आता है वो क्या आता है? एक और वेक्टर आ जाता है। उस वेक्टर की कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगी और कुछ ना कुछ एंगल होगा। सही है? ये बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? चलें जी, आ रही है तो हम आगे चलते हैं।
अब ये वेक्टर कैसे मालूम किया जाता है? सवाल ये है कि दो वेक्टर्स को ऐड करके जो तीसरा वेक्टर आया था रिजल्टेंट, इसको कैसे मालूम करेंगे? दो चीज़ें मालूम करनी है इसकी, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी है और उसका एक एंगल मालूम करना है। ठीक है, इस मेथड को समझ लीजिए। मैं यहाँ पर दोबारा से ये दोनों वेक्टर प्लॉट कर रहा हूँ। पहला वेक्टर कौन सा है, कितने एंगल पर है, 20 पे। मैंने ये 20 पे एक वेक्टर प्लॉट कर लिया, इसका नाम क्या है, ए। इसकी मैग्नीट्यूड 10 है और इसका एंगल क्या है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा वेक्टर कहाँ प्लॉट करना है, इसके हेड पे। तो मैंने एक फर्जी यहाँ पर कार्टेशियन सिस्टम डिज़ाइन किया, ठीक है। और अब यहाँ से मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ कौन, दूसरा वेक्टर। वो दूसरा वेक्टर क्या है, बी। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 15, और उसकी डायरेक्शन क्या है, 40। तो मैं अब यहाँ से 40 की एंगल को ड्रा करूँगा और उसकी मैग्नीट्यूड मैंने कितनी रखी, इसके मुकाबले में ज़्यादा रखी। ये 40 है और ये क्या है, बी 15 है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों का रिज़ल्ट क्या निकला, तो आप बोलेंगे पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला दें। ये इसका क्या है, रिजल्टेंट है। ये समझ में आ गई बात आपको? और इस रिजल्टेंट का ये क्या है, एंगल है। ठीक है, ये तो ग्राफ प्लॉट हो गया। अब ज़रा आपको बड़ी तवज्जो से ये बात देखनी है कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, वेक्टर ए दिख रहा है आपको। जब मैं कहूँ वेक्टर ए दिख रहा है तो सब भूल के सिर्फ क्या देखना है, वेक्टर बी दिख रहा है आपको, सब भूल के क्या देखना है, और वेक्टर आर दिख रहा है आपको। ठीक है, हम अगर इस वेक्टर आर को, ये जो वेक्टर आर दिख रहा है आपको, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। क्या ड्रा कर लें, तो ये वाली जो चीज़ होगी, ये वाली चीज़ पूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। ये बात क्लियर होती है आपको? और ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट। अब अगर मैं आपको कह रहा हूँ आर देखिए, आर दिख रहा है आपको, आर का एक्स कंपोनेंट दिख रहा है, आर का वाई कंपोनेंट दिख रहा है। अगर ये आर एक्स पता चल जाए और आर वाई पता चल जाए, तो ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। बेस पता हो और परपेंडिकुलर पता हो तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेन्यूस मालूम। हाइपोटेन्यूस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको? इस फार्मूले को लगाकर हम क्या मालूम कर सकते हैं, आर। इसका मतलब ये है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए अगर हमें ये पता चल जाए आर एक्स और हमें पता चल जाए आर वाई, तो हम आसानी से इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक पकड़ पाया मेरी बात या नहीं पकड़ पाए? देखें, ये सब थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। हर अगले जुमले में एक नया जुमला डाल देता हूँ। मैंने क्या करा, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये वही है जो कल काम हमने किया था। हर वेक्टर के हम क्या निकाल रहे थे, एक्स कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जहाँ के गिरता है उसे क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट, और इसे क्या कहते हैं, वाई कंपोनेंट। तो इस तरह ड्रॉ करने से रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी हमें नज़र आने लग गया और रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट भी हमें नज़र। अगर हम किसी तरह से ये आर एक्स मालूम कर लें और किसी तरह से क्या मालूम कर लें, आर वाई मालूम कर लें, तो हम इन दोनों की मदद से क्या मालूम कर सकते हैं, आर मालूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, बेस के स्क्वायर के, स्क्वायर लगाया नहीं मैंने, और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब हमारा फोकस हो गया कि आर एक्स कैसे मालूम करेंगे और आर वाई कैसे मालूम
करेंगे, ये सोच रहे हैं हम। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखिए, ये कौन सा वेक्टर है? ए। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो ये क्या कहलाएगा? ए एक्स। ये समझ में आई सबको? और ये वाला क्या कहलाएगा? ए वाई। ये क्लियर हो गई बात? और अगर मैं इसका परपेंडिकुलर यहाँ ड्रा करूँ तो ये क्या कहलाएगा? ये बी है ना, ये क्या कहलाएगा? बी एक्स। और ये क्या कहलाएगा? बी वाई। यहाँ तक ये समझ में आ गई बात? अब आपको मैं दो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक ए के साथ की ट्राइंगल, इसमें ए क्या है? वेक्टर है। ये क्या है इसका? उस ए का एक्स कंपोनेंट है। और ये क्या है? ए का वाई कंपोनेंट है। फिर दूसरी तस्वीर में मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, बी वाली। इसमें ये क्या है? बी है। और ये क्या है? बी का एक्स कंपोनेंट है। और ये क्या है? बी का वाई कंपोनेंट है। ये क्लियर हो गई बात? ये क्या है? ए एक्स। और ये क्या है? जितना बी एक्स ये है उतना ये भी बी एक्स है। जितना ये है उतना ये है ना। इसका मतलब ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक क्या है? बी एक्स। इसका मतलब है जो आर एक्स है वो ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर है। वाह! जो आर एक्स है वो दरअसल किसके बराबर है? ए एक्स प्लस, तो मैंने यहाँ लिखा आर एक्स बराबर होता है ए एक्स प्लस, और यहाँ ये वाली चीज़ क्या थी? तो इसके सामने ये वाली चीज़ भी क्या होगी? ए वाई। और ये क्या है? ए वाई को और बी वाई को जमा कर लें तो क्या बन जाता है? इसका मतलब आर वाई किसके बराबर है? ए वाई प्लस बी वाई। शानदार बात सामने आ गई। वो क्या कि अगर दोनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट्स को जमा कर लें तो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ जाता है। दोनों वेक्टर्स के किसको जमा कर लें तो क्या आ जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। दोनों वेक्टर के वाई कंपोनेंट्स को जमा कर लें तो रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ जाता है। ये एनालिसिस किया है मैंने ये सारा। आप पकड़ पा रहे हैं मेरी बात या नहीं? पकड़ पा रहे हैं या नहीं? बाकी सब बच्चे समझ पा रहे हैं या बिल्कुल नहीं समझ पा रहे क्या हो रहा है? तो हमने इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बनाया और इस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट, और जब गौर से देखा तो पता चला कि इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट को और इस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को अगर ऐड कर लिया जाए तो जो जवाब बनता है वो क्या बनता है? रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बन जाता है। फिर हमने इस पर गौर किया कि ये इसका वाई कंपोनेंट है, इसको यहाँ इसी के बराबर है, और ये इसका वाई कंपोनेंट है। अगर पहले वेक्टर के वाई कंपोनेंट को दूसरे वेक्टर के वाई कंपोनेंट को जमा कर लिया जाए तो जो जवाब आता है वो क्या आ जाता है? रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट आ जाता है। क्लियर हो गई बात आपको? हम ये मालूम करना चाह रहे हैं आर मालूम करने के लिए हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? आर एक्स और आर वाई। और आर एक्स मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ए एक्स और बी एक्स मालूम करना पड़ेगा। और आर वाई मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए वाई और बी वाई मालूम करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात आपको? मैं अब जा रहा हूँ निकालने के लिए क्या? ए एक्स और, तो मैंने वेक्टर लिया पहले ए। कौन सा वेक्टर लिया? पहले मैं निकाल रहा हूँ ए एक्स। ए एक्स किसके बराबर होता है? ए की मैग्नीट्यूड को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। याद है आपको? ए की मैग्नीट्यूड कितनी है? 10। और कॉस थीटा कितना है? 20। तो 10 मैंने ऐसे लिखा। कॉस 20 की वैल्यू कल मैंने बताई थी, ज़रा आप देख के बताएं। 0.9396। इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो जवाब आ जाएगा 9.39। ये क्या आ गया? ए एक्स। अब क्या निकालेंगे? बी एक्स। बी एक्स के बजाय आप पहले निकाल लें ए वाई। क्या निकाल लें? ए वाई कैसे निकालते हैं? ए की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं किससे?
ए की जगह क्या लिखेंगे 10, साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 20, साइन 20 का वैल्यू आप नहीं देख रहे, वैल्यू क्या है 0.20 साइन 20 की, कहाँ ढूंढ रहे हैं? क्या थी वैल्यू 0.2434, ठीक है, कोई बात नहीं, दो वैल्यू पॉइंट के बाद चाहिए, तो पॉइंट जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जवाब आ जाएगा 2.43, ये 3 है 34, ठीक है। तो हमारे पास ए वाई की वैल्यू क्या आ गई, क्लियर हो गई बात आपको? अब क्या निकालेंगे बी एक्स, बी एक्स किसके बराबर होता है, बी की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है किससे, बी की मैग्नीट्यूड कितनी है 15, और कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखूं कॉस 40, कॉस 40 की वैल्यू बताइए, 45 की 40 की तो नहीं है, जब नहीं होती तो क्या करते हैं कैलकुलेटर से देखते हैं, मैं बताऊंगा आप लिख लें एक दफ़ा 40 के कॉस की वैल्यू, जी मैंने लिखा 40 और 40 का कॉस, या 0.7660 लिख लें, 0.7660 लिख लिया, फिर 40 का साइन लिख लें 0.642, 0.642, अब बताइए 40 की वैल्यू क्या निकली थी कॉस की 766, ठीक है, 15 से इसको मल्टीप्लाई करूँ, 15 6 90 के 0 हासिल लगे 9, 15 6 90 99, 15 7 105, 105 और 9 114, तो जवाब क्या आ गया 14.9, क्या 0.7, हाँ तो मैंने 0 तीसरी वैल्यू नहीं ली, एक ही बात है, सही है। तो ये बताओ इसका जवाब यही आएगा या कुछ और आएगा, यही आएगा, आगे चलें। ये क्या किसकी वैल्यू निकली बी एक्स की, अब क्या निकालेंगे बी वाई, बी वाई किसके बराबर होता है, बी की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है किससे साइन थीटा से, बी की मैग्नीट्यूड कितनी है 15, तो साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिखा 40 एंगल लिखा। अच्छा बताइए साइन 40 की वैल्यू 0.642 तकरीबन, 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगे 3, 15 चौक 60, 60 और 3 63 के 3 हासिल लगे 6, 15 6 90 और 96, 3 के बाद पॉइंट, इसका जवाब क्या गया 9.63, ये किसका जवाब निकला बी वाई का, तो यह जवाब निकला बी वाई का, ये जवाब निकला बी एक्स का, ये जवाब निकला ए वाई का, और ये जवाब निकला ए एक्स का, ठीक है। बड़े तफसील से इसको रोकें और इसको तफसील से सलीक़े से उतारें, मेरी तरह नहीं घिस पिस नहीं करें।